नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। देखें प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देख लें छोटा सा। सपोज करें कि दिस इज ग्राउंड, सम हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ एक फुटबॉल हमने रखा हुआ है। ये रखा हुआ है एक फुटबॉल, दिस इज अ फुटबॉल। अब फुटबॉल जिस जगह पे रखा हुआ है, मैं ऐसे करता हूँ कि अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है ना, याद है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ मैं सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। अभी उसकी रीजन आपको पता चल जाती है। तो जिस जगह पे फुटबॉल मैंने रखा है, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब ओरिजिन यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो ये वाला हुआ एक्स एक्सिस, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर फुटबॉल की पोजीशन पे ही पास करता हुआ वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिए। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब फुटबॉल को मैं किक करता हूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फुटबॉल को मैंने इस डायरेक्शन में किक कर दिया, यानी इस डायरेक्शन में फुटबॉल को मैंने प्रोवाइड कर दी इनिशियल वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में जब मैंने किक किया फुटबॉल को, इस डायरेक्शन में हिट किया, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो फुटबॉल ऐसा नहीं है कि मुसलसल इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ये तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि फुटबॉल की जो मोशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी, लाइक दिस। इस तरह से कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा फुटबॉल। ठीक हो गया। अच्छा, जब फुटबॉल इस तरह से कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, तो जरा गौर से देखिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ फुटबॉल आगे को भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ ऊपर को भी मूव कर रहा है। ठीक है। हर पॉइंट पे फुटबॉल की जो मोशन की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। यानी फुटबॉल एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और कुछ ना कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग भी कवर कर रहा है। यानी अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे फुटबॉल की मोशन को डिस्कस करूं, तो देखें जरा, एक तो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट पे फुटबॉल जो है मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में भी, और फुटबॉल मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में भी, यानी दोनों डायरेक्शंस में फुटबॉल की मोशन थी। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं, इस पॉइंट पे भी जरा देखिए, फुटबॉल इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा और फुटबॉल इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं, तो फुटबॉल आगे को भी मूव कर रहा है, ऊपर को भी मूव कर रहा है। लेकिन फुटबॉल जब अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये जो अपने इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो अब आगे को तो मूव करेगा, लेकिन अब मजीद ऊपर को मूव नहीं कर रहा, बल्कि अब इसकी मोशन स्टार्ट होगी डाउनवर्ड इस तरह से। ऐसे ही फुटबॉल जब यहां पे पहुंचेगा, तो आगे को भी मूव कर रहा है, नीचे को भी मूव कर रहा है। इसी तरह यहां पहुंचेगा तो आगे को भी मूव कर रहा है, नीचे को भी मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से फुटबॉल की डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने मोशन स्टडी कर ली। अब अगर ये जितने भी एरोस डिफरेंट पॉइंट्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, इन पॉइंट्स को चले मैं नाम दे देता हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके सामने फुटबॉल की मोशन को मैंने डिस्कस किया। अब हर पॉइंट पे फुटबॉल की मोशन अगर आप देखें, तो फुटबॉल टू एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहे हैं और साथ ही साथ वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की जो मोशन होती है, इस तरह की जो मोशन होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट टू एक्सिस के अलोंग मूव करे, सच अ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। तो यहां पे जो फुटबॉल की मोशन है दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक हो गया। दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। तो कोई भी मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट टू एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हो, दैट मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। तो ये फुटबॉल की जो मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब मजीद जरा आगे देखते हैं। अब देखिए इस पूरे सफर के दौरान फुटबॉल पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस पूरे सफर के दौरान जब यहां से फुटबॉल को हिट कर दिया, हिट कर देने के बाद, अब ये जो इसका पूरा सफर है, इसका जो पूरा पाथ है, इस पाथ के दौरान फुटबॉल पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो देखें तो फुटबॉल पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फुटबॉल का वेट जो हर केस में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और दूसरी फोर्स होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर की, जो फुटबॉल की हॉरिजॉन्टल मोशन को अपोज कर रही है। समझ आ गई। तो फुटबॉल की एक तो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो पूरे सफर के दौरान डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी, वेट, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये पूरे सफर के दौरान डाउनवर्ड एक्ट करेगी। और दूसरी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फुटबॉल की मोशन को अपोज कर रही है। फुटबॉल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रही है, वर्टिकल मोशन को भी अपोज करने की कोशिश कर रही है। यानी सिंपली दो फोर्सेस हैं।
एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं, अब सुनिएगा यहां से प्रोजेक्टाइल डिफाइन होने वाले। अगर मैं एयर की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं, यानी सपोज कर लें ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है मैं किसी ऐसे प्लेनेट पे जाके करता हूं जहां पे एयर नहीं है, यानी जमीन के अलावा किसी और प्लेनेट पे जाके करता हूं, मून पे जाके करता हूं या कोई और प्लेनेट ले लें। तो जब किसी ऐसे प्लेनेट पे जाके मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा जहां एयर नहीं है, तो अब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गई ना एयर की। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए, तो अब इस पूरे सफर के दौरान सिर्फ एक ही फोर्स होगी जो इस फुटबॉल पे एक्ट करेगी, और वो होगी फुटबॉल की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी, जो इसका वेट है। समझ आ गई? तो अब यहां से मैं प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करने वाला हूं, सुनिएगा। ऐसी मोशन कि जिसमें बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे सिंगल फोर्स एक्ट करे, और वो हो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, अ मोशन, अ टू डायमेंशनल मोशन, नॉट ओनली मोशन, क्योंकि देखिए टू डायमेंशंस में, अ टू डायमेंशनल मोशन, अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर अ सिंगल फोर्स, अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर अ सिंगल फोर्स, और कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर अ सिंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट होती है, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही होती है, इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। तो हमारे इस केस में ये फुटबॉल जो है, दैट इज प्रोजेक्टाइल। ठीक हो गया जी? ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन की एक डेफिनेशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की दूसरी डेफिनेशन भी मैं कर देता हूं, जो आपकी बुक में लिखी हुई है। देखें, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, उसके मुताबिक, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। मींस के जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट ना करे उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अब यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि एयर की फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं। ठीक हो गया? तो अब इस केस में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो है बॉडी का वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है इस पूरी की पूरी मोशन पे, तो इस मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हमेशा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक हो गया? तो लिहाजा इसी डेफिनेशन को यूज करके प्रोजेक्टाइल की दूसरी डेफिनेशन भी मैं कर सकता हूं, अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जरा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो यहां पे मौजूद होगा ना। तो इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक हो गया? तो प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन के कि वो मोशन टू डायमेंशनल होनी चाहिए। ये देखें, पहली कंडीशन है कि मोशन होनी चाहिए टू डायमेंशनल। और दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं, देन दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक हो गया जी? अच्छा, टू डायमेंशनल का वर्ड मैंने यूज किया, तो वन डायमेंशनल मोशन कौन सी होगी? इस चीज को भी यहीं पे क्लियर कर लें कि अगर सिंगल लाइन में मूवमेंट हो रही है, यानी देखें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो अब अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है, तो दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरह सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगी। ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरह ये भी अगर सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन। ऐसे ही अगर सिर्फ जी एक्सिस के अलोंग है तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन। तो अभी तक की जो बहस है, इससे आपने ये कंसीडर कर लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जी एक्सिस के अलोंग मोशन हो तो वो वन डायमेंशनल होगी, अदरवाइज वन डायमेंशनल नहीं होगी। तो ये कंक्लूजन गलत है। अगर इस तरह की मोशन है, अब देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब अगर इस तरह से मोशन है मुसलसल एक ही लाइन में, तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन है। अब ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि अब अगर इस डायरेक्शन में मोशन है, तो हम कोई पाबंद थोड़ी है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसी तरह ड्रॉ करने हैं।
हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे, और इस तरह वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ठीक हो गया? मतलब क्या? मतलब फिर ये हुआ कि जो भी सिंगल लाइन की मोशन होगी वो वन डायमेंशनल होगी, लेकिन अगर ऐसे कर्व बननी शुरू हो जाए अब वो टू डायमेंशनल मोशन शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? और अगर इसी तरह कर्व इस तरह से बने कि तीसरा एक्सिस जी एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। ठीक हो गया? इतनी चीज क्लियर? सर इसमें फिर इनर्शिया भी होगा ना? इनर्शिया तो हर जाहिर सी बात है, हर मैसिव बॉडी का इनर्शिया तो होता है, जितना मैस ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। जी ओके सर। आगे चलो। जी सर। अच्छा जी, अब जरा देखिए, अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल को डिफाइन कर लिया, हमें पता चल चुका कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। अब मजीद आगे जरा बढ़ते हैं। देखें, अभी तक जितनी भी हमने बहस की इससे ये नतीजा हमने निकाला कि इस मोशन के दौरान एक्स एक्सिस के अलोंग किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाला। ये कैसे? ये इस तरह कि अभी हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है इस पूरी मोशन के दौरान, सिर्फ एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स जब नहीं है, तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी कोई नहीं होगा। क्यों? न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो कहता है, F इज इक्वल टू ma। यही तो वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल होते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहां तो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की फोर्स नहीं है, तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ में एफ की जगह अगर मैं जीरो पुट करूं, देखें एफ एक्स जो है, ये लें एफ एक्स ए एक्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। ठीक हो गया? तो एक्स डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाला। तो जब एक्स डायरेक्शन में किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाला, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगी। एक्स एक्सिस के अलोंग जो बॉडी मूव कर रही है वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी की वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया? इस चीज को मैं थोड़ा सा मजीद यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, इब्तदा में ये वेलोसिटी जो थी वी आई वेलोसिटी थी। अब वेलोसिटी को देखें आपके सामने ही, मैंने ये जो मैंने एरोज बनाए थे ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एरोज, ये असल में वेलोसिटी को मैंने रिजोल्व किया था कंपोनेंट्स में। तो शुरू में देखें वेलोसिटी थी वी आई, तो शुरू में जब वेलोसिटी वी आई थी तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी वाई। ऐसे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूं वी ए का। ठीक है? तो पॉइंट ए की वेलोसिटी अगर वी ए है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, एक मिनट डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। तो यहां पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होगा, ये होगा वी ए एक्स। क्या है ये? वी ए एक्स। और इसी तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या होगा, ये होगा वी ए वाई। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट बी पे जरा देखिएगा, अब ऐसे ही पॉइंट बी पे देखिएगा। पॉइंट बी पे अगर मैं वेलोसिटी को वी वी बी का नाम दूं तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा वी बी वाई, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा वी बी एक्स, वी बी एक्स। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट सी पे वेलोसिटी को वी सी का नाम दूं तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वी सी वाई, और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इस पॉइंट पे, वो होगा वी सी एक्स। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट डी पे वेलोसिटी वी डी है तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी डी वाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा वी डी एक्स। इसी तरह पॉइंट ई पे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी ई वाई, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा वी ई एक्स। ठीक होगा? अच्छा देखिए, मैंने हर पॉइंट पे वेलोसिटी को डिफरेंट नाम दिए। इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी को वी आई का नाम दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ पे वी आई एक्स लिखूंगा फिर मैं,
यहाँ पे भी वही कलर्स यूज कर लेता हूँ। ये है जी वी आई एक्स और ये वाला है वी आई वाई। तो देखें हर पॉइंट पे वेलोसिटी को डिफरेंट नाम दिया हुआ है। इनिशियल पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको मैंने वी आई का नाम दिया, पॉइंट ए की वेलोसिटी को वी ए का नाम दिया, पॉइंट बी की वेलोसिटी को वी बी का, पॉइंट सी की वेलोसिटी को वी सी का, अप टू सो ऑन। हर पॉइंट पे वेलोसिटी के नाम की डिफरेंट वेलोसिटी की डिफरेंट नेमिंग की हुई है। वजह उसकी ये है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता चला जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी जाहिर है। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो चेंज होती चली जा रही है, इसीलिए डिफरेंट नेमिंग की हुई है। कैसे चेंज हो रही है अभी आगे मजीद क्लियर हो जाता है आपको। ठीक हो गया। अच्छा अभी तक देखें ये जो चीज मैंने आपको बताई कि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी किस्म की क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही थी तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया। तो यहां पे फिर मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अब यहां पे देखें एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं बिल्कुल क्लियर है, वी आई एक्स, वी ए एक्स, वी बी एक्स, वी सी वाई, वी डी वाई, सॉरी वी सी एक्स, वी डी एक्स, वी ई एक्स, ये सारी की सारी वेलोसिटीज फिर सेम होंगी क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है जो कांस्टेंट। तो इसलिए अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, फिर यही चीज मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वी आई एक्स विल बी इक्वल टू वी ए एक्स इक्वल टू वी बी एक्स इक्वल टू वी सी एक्स इक्वल टू वी डी एक्स इक्वल टू वी ई एक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि एक्स एक्स वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक हो गया। क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो कोई नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स जो कोई एक्ट नहीं कर रही, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट। तो फिर वेलोसिटी के जितने भी एक्स कंपोनेंट बने, वी आई एक्स, वी ए एक्स, वी बी एक्स, वी सी एक्स, वी डी एक्स, वी ई एक्स, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसीलिए फिर मैं कह सकता हूं, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये आखिरी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी जिसको हम फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे, ये देखें इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, जो कि इस डायरेक्शन में है, इस फाइनल वेलोसिटी को भी अगर इसके कंपोनेंट्स में मैं रिजोल्व करूं तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे क्या बनेंगे, इसके कंपोनेंट्स फिर बनेंगे, देखिएगा जरा, फाइनल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बनेगा। ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका अगेन वी एफ एक्स, फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वी एफ एक्स, और ये जो दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि है वी एफ वाई, ये वाला जो है वी एफ वाई। तो अब फिर मैं कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था और फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये हमेशा सेम होंगे। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि वी आई एक्स एंड वी एफ एक्स विल ऑलवेज रिमेन सेम, विल ऑलवेज बी इक्वल, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। जी यहां तक मुझे बताएं कोई मसला, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं फिर वाई कंपोनेंट की तरफ। हाँ जी कोई मसला यहां तक? नो सर क्लियर है। सर सर ये वाला नहीं समझ आया, वी आई एक्स और वी एफ एक्स वाला जो इक्वल आपने कहा है। देखें हम ना, ये चीज तो क्लियर होगी ना कि वेलोसिटी के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं, देखें ये एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, जिनको नाम दिया वी आई एक्स, वी ए एक्स, वी बी एक्स, वी सी एक्स, वी डी एक्स, वी ई एक्स, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। इतनी बात आई समझ? यस सर। अब ये क्यों इक्वल होंगे, ये इसीलिए इक्वल होंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रू आउट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ने थ्रू आउट कांस्टेंट रहना है तो फिर इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम ही तो होंगे। इसी से ही तो कंक्लूड करके ये चीज मैंने लिखी। आई समझ अब? जी यस सर। ओके। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि
इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये हमेशा सेम रहेंगे। अब अगर हम वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की तरफ आए तो देखें वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट सेम नहीं रहेगा। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हर गुजरते लम्हे के साथ साथ चेंज होता चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो मौजूद है, वेट, तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो अब जब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो मुसलसल चेंज होता चला जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होगा। ये चीज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। हालांकि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो था, तो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट में मुसलसल वेरिएशन आती चली जाएगी। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फिर है क्या? तो देखें बिल्कुल क्लियर सी बात है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी। ठीक हो गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन भी मैं लगाऊंगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अब यहाँ पे हम देखें एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो अब पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर अपवर्ड है और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक्सेलरेशन, इसलिए अब यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे एक्सेलरेशन के, बल्कि उसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, इसलिए अब नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब ये चीज तो क्लियर होगी कि वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, और नॉन जीरो जब है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू ये होगी। तो इसका फिर यह मतलब हुआ जब वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अब कभी भी सेम नहीं होंगे, बल्कि वक्त के साथ साथ वेरी करते चले जाएंगे। एक्स कंपोनेंट तो सेम थे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के एक्स कंपोनेंट तो सेम थे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू ये होगी। और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट्स इन जनरल सेम नहीं होंगे। इन जनरल, कभी कभी सेम हो भी जाया करेंगे पर्टिकुलर केस में, लेकिन जनरली ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, जब ये इक्वल नहीं होंगे तो अब फिर फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट की? मिसाल के तौर पे हमें कह दिया जाता है कि पॉइंट डी पे आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे पॉइंट डी पे फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में? तो वो तो अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये जो एक्स डायरेक्शन थी, एक्स डायरेक्शन में तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमें इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमें ऑलरेडी पता था, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो वो तो डायरेक्टली फाइंड हो जाती है। लेकिन वाई डायरेक्शन में अब वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होगी, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अब हमें फाइंड करना पड़ेगा, कोई फार्मूला उसके लिए ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसी फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ मैं जा रहा हूं। तो देखिए जरा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो मुझे पता चल गया माइनस जी। अब एक और चीज देखें, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? चलें अब मुझे बताएं, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा? नाउ इट्स अप टू यू। ये एंगल मैं आपको बता देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी, जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया था, वो एंगल है थीटा। अब मुझे बताएं कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा? यस, हरी अप। हाँ जी, इतना क्या मुश्किल सवाल पूछ दिया? सर जीरो होगा ना, जीरो क्यों होगा? वेलोसिटी का अगर वाई कंपोनेंट इनिशियल, वी आई वाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, तो देखें अगर इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता फिर तो इसे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, फिर तो ये ऊपर कभी ना जाता। जैसे देखें, अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं, एक मिनट, अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ये मार्कर है, अभी अभी रेस्ट में है, तो एक्स डायरेक्शन में इस मार्कर की वेलोसिटी जीरो है, तो जब एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये मूव ही नहीं कर रहा। इसी तरह वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो है तो वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता तो वाई डायरेक्शन में मोशन ही ना होती। ठीक हो गया? जैसे पॉइंट बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पे जब पहुंचेगा, तो पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद, पीक पॉइंट पे जब वो पहुंच गया तो यहां से मजीद ऊपर नहीं ना जा रहा,
तो जब ये मजीद ऊपर नहीं जा रहा तो इस पॉइंट से मजीद ऊपर ना जाना इस चीज का सबूत है कि इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो चुका है। यहां पे मैं चल लिख भी देता हूं, ये पॉइंट C जो है, इस पॉइंट C पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो चुका है, इसीलिए तो ये मजीद ऊपर नहीं जा रहा। समझ आ गई बात की जी? यस सर। सर वी आई होगा। क्या हुआ? ये होगा वी आई कॉस थीटा, VI वी आई कॉस थीटा, वी आई सॉरी वी आई साइन थीटा। देखें, ये आपने पढ़ा था ना पीछे वेक्टर्स वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा था कि अगर ये एक वेक्टर है, सपोज करें ये अगर है वेक्टर ए, तो इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है ये वाला ए एक्स, ये क्या होता है? ये होता है ए कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये होता है ए कॉस थीटा। और इसी तरह ये वर्टिकल वाला जो होता है ये क्या होता है? ये होता है ए साइन थीटा। तो ये वेलोसिटी भी तो वेक्टर है, यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अगर ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगल थीटा बना रही है तो इसका वाई कंपोनेंट जो है वी आई वाई, वो क्या होगा? वो होगा वी आई साइन थीटा। समझ आ गई बात की? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम फाइनल वेलोसिटी की तरफ आते हैं कि फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अब हम कैसे फाइंड करें। तो देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वो थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्योंकि अब मुझे फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चाहिए, तो अब मैं सिर्फ वी एफ नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा वी एफ वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखें जरा, अब क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए तो vf नहीं लिखूंगा बल्कि vfy लिखूंगा। सो ये लिख दिया vfy इज इक्वल टू vi, क्योंकि वेलोसिटी जो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करवा रही है वो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट था जो कि इसकी y एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसलिए अब सिर्फ vi नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा viy। ये लिख दिया viy। ठीक हो गया? आगे प्लस का साइन। एक्सेलरेशन कौन सा है? ये आपके सामने ए वाई, जिसकी वैल्यू क्या है? चलें पूरा पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ए वाई। ठीक हो गया? और आगे जो है टी ऐसे ही लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वी एफ वाई मैंने फाइंड करना है, सो ऐसे ही लिखा। वी आई वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है वी आई साइन थीटा। ठीक हो गया? प्लस का साइन। ए वाई की वैल्यू क्या है? वो है माइनस जी, और ये टी लिख दिया। और उससे अगले स्टेप में लिखा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर पॉइंट ए पे मैंने फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है इस फॉर्मूला की मदद से, तो देखें वी आई साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि जिस इनिशियल वेलोसिटी से हिट किया था वो सेम है, कांस्टेंट रहेगी। थीटा एंगल वो एंगल है जिस एंगल पे हिट किया था, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, वो भी सेम रहेगा। जी जो है वो पहले ही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और ये टाइम कौन सा टाइम है? ये टाइम वो टाइम है कि जितने टाइम के बाद की फाइनल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है। अब अगर मुझे पॉइंट ए पे फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चाहिए तो इस इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ए तक आने में जितना टाइम लगा वो टाइम की वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं। इसी तरह अगर पॉइंट बी पे मुझे फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चाहिए तो इनिशियल पॉइंट से पॉइंट बी तक आने में जितना टाइम लगा वो टाइम यहां पुट करूंगा मैं। ऐसे ही पॉइंट ई पे अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ई तक आने में जितना टाइम लगा वो टाइम की वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं। तो इस तरीके से मुझे फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिल जाया करेगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक हो गया? हाँ जी, कोई मसला इसमें यहां तक? नो सर, क्लियर है। नो सर। अच्छा, मेरा फिर आप लोगों से सवाल है, मुझे ये बताएं कि पॉइंट डी पे वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? प्रॉपरली थीटा की टर्म में मुझे वैल्यू बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डी एक्स कंपोनेंट? वी डी एक्स कोस थीटा। नो, अगर आप लिखेंगी वी डी एक्स कोस थीटा तो आपको पॉइंट डी पे, नहीं वी डी सुने मेरी बात सुने, वी डी भी अगर आप लिखे ना, अगर आप वी डी को इंक्लूड करेंगी तो पॉइंट डी पे जितना एंगल बन रहा है आपको वो पता होना चाहिए, और वो एंगल तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि पूरे सफर के दौरान एंगल भी तो चेंज हो रहा है, सिर्फ इनिशियल एंगल सेम है।
जी ऐसा करें ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया? सर इसमें वी आई एक्स ही होगा, कोस थीटा, वी आई कोस थीटा ही होगा। हाँ जी, अब आपने सही जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया? यस स्क्रीनशॉट सर। लें ना जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। ठीक है, फिर मैं साफ कर रहा हूँ एक साइड से। जी आमना, अब बोलें आप, क्या जवाब आपने दिया था? मेरा सवाल ये था, वी आई कोस थीटा होगा। बिल्कुल ठीक है, मेरा सवाल ये था कि पॉइंट डी पे वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखें यहाँ पे हमने देख लिया ना कि पॉइंट डी हो, पॉइंट ई हो, सी हो, बी हो, ए हो, कोई भी पॉइंट हो, तमाम पॉइंट्स पे वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, और वो वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की इक्वली होगी। तो मैं कह सकता हूँ वी डी आई एक्स विल बी इक्वल टू वी आई एक्स, वी डी एक्स विल बी इक्वल टू वी आई एक्स। और वी आई एक्स क्या है भाई? जैसे वी आई वाई जो है वो वी आई साइन थीटा है, ऐसे वी आई एक्स क्या होगा? वो होगा वी आई कॉस थीटा। ठीक हो गया? तो पॉइंट डी पे वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होगी वी आई कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कोई और पॉइंट है, सपोज करें पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए भी तो यही होगा, वो भी तो यही होगा सर वी। इस तरह तो फाइनल वेलोसिटी वाले की भी वी एफ कोस थीटा हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही बात तो मैंने बताई थी आपको यहाँ पे कि वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो ये मैं लिख सकता ओके। हूँ फाइनल वेलोसिटी के केस में भी कि फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो भी यही रहेगा। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू तमाम पॉइंट्स पे सेम ही आनी है, और वो कौन सी होनी है? वो यही इनिशियल वाली वैल्यू होनी है वी आई कॉस थीटा। क्लियर होगी इतनी बात? Yes, sir. अच्छा, अब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, वो कैसे फाइंड करूंगा? नाउ फाइनल वेलोसिटी, अब मैं फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी के एक्स या वाई कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा। अभी तक तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मैंने डिस्कस किया, फाइनल वेलोसिटी का एक्स और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। लेकिन ओरिजिनली फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? मतलब ये है कि सपोज करें पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, इस पॉइंट पे अगर मैंने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वहां पे बहुत अब खिचड़ी पक चुकी है, अलग से मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि देखें जरा। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये था इनिशियल पॉइंट, और यहां पे इस जगह पे है पॉइंट ए। तो अब अगर इस पॉइंट ए पे मैंने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो पॉइंट ए पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी तो इस डायरेक्शन में ना, ये होगी फाइनल वेलोसिटी। बाकी जो दोनों थे वो तो वेलोसिटी के एक्स और वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट्स थे। मतलब ये कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये वाला, ये तो इस फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो इस फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। लेकिन जो ओरिजिनली फाइनल वेलोसिटी होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए बहुत आसान है, सर दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। सिर्फ ऐड नहीं करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। सुने मैं बता रहा हूं, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इस फाइनल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हैं वी एफ वाई और वी एफ एक्स। तो ये तो बिल्कुल सेम वही वाला प्रोसीजर नहीं यूज हो जाएगा कि अगर ये वेक्टर ए था और इस वेक्टर ए का अगर हमने फाइंड करना था मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट्स की मदद से हमने कैसे फाइंड किया था? वेक्टर्स वाले चैप्टर में ही वो हमने ऐसे फाइंड किया था कि ओरिजिनल वेक्टर ax ए के विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? तो बिल्कुल इसी तरह जैसे वो ए एक वेक्टर था, ऐसे ही ये वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर है। तो अब अगर ओरिजिनल फाइनल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वेलोसिटी के एक्स फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक हो गया? और अगर वैल्यूज पुट करना चाहें तो देखें वैल्यूज पुट करने से क्या हासिल होगा? इसको लिखा जा सकता है फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो हमने यहां पे देख लिया कि फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल है, और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वी आई कॉस थीटा। सो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये तो हमने फाइंड किया है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर वी आई साइन थीटा
माइनस जी टी और इस सारे का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। वैसे तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन इतना ही काफी है। हाँ जी, कोई मसला अब यहां तक? No, sir. अच्छा, अब इस फार्मूले की मदद से आप देख लें, ये वाला बेसिक फार्मूला है जहां से रिजल्ट्स निकालने आसान है। अब इस फार्मूले की मदद से आप देख लें कि फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। क्यों सेम नहीं रहेगी? इसलिए क्योंकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मुसलसल चेंज होता जाता है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो सेम रहता है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मुसलसल चेंज होता जाता है। यहाँ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कुछ और होगा, पॉइंट ए पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कुछ और होगा, पॉइंट सी पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और होगा। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जब मुसलसल चेंज होता जाता है, तो ये फार्मूला खुद ही बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी भी फिर सेम नहीं रहेगी, वो भी हर पॉइंट पे सर चेंज होती चली जाएगी। सर जी, एक्स कंपोनेंट के केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगाई? एक्स कंपोनेंट जरूरत ही नहीं थी, बताया जो है कि एक्स कंपोनेंट रहेगा ही सेम। देखे ना, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वो जब उन्होंने रहना ही सेम है, तो वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या करेंगे? ओके सर। क्लियर हो गया ये सब? अच्छा, जी सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, दोबारा मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। वेट।